बहुत नमस्कार। स्वागत है कार्यक्रम डॉक्टर कहते की एक और कड़ी में। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हर हफ्ते आपके लिए अलग अलग स्वास्थ्य संबंधी विषयों को लेकर आते हैं अलग अलग डॉक्टर्स के साथ में। और इसी कड़ी में आज ले रहे हैं हम बहुत ही खास विषय, रक्तदान जीवन दान। और इसी बारे में बातचीत करने के लिए आज विशेषज्ञ के रूप में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर मनोज लांजेवार जी को, जो कि वरिष्ठ ब्लड बैंक मेडिकल ऑफिसर हैं। सर, कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नमस्कार। बहुत धन्यवाद आपको जी। दर्शकों, इस पूरे कार्यक्रम के दौरान अगर आपके मन में रक्तदान से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। तो फटाफट से नोट कर लीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1800-233-9418। मैं पुनः दोहराती हूँ 1800-233-9418। तो दर्शकों, जैसा कि मैंने बताया कि आज का विषय है बहुत खास, रक्तदान जीवन दान। तो इस विषय से संबंधित जो भी प्रश्न आए आप हमारे डॉक्टर साहब से लाइव बात करके अपनी संशय का समाधान कर सकते हैं। दर्शकों, रक्तदान के बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि दिखने में तो ये कुछ मिनटों का ही काम है, लेकिन ये कईयों को जीवन दान दे देता है। रक्तदान एक ऐसा दान है जो कईयों के जीवन बचा लेता है। और जैसा मैंने कहा कि वो थोड़े से समय निकाल के जब आप रक्तदान देते हैं, वो किसी को पूरा जीवन दे देता है। तो आइए इस बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, पुनः कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। और सबसे पहला मेरा प्रश्न आपके लिए ये होगा कि क्यों रक्तदान इतना महत्वपूर्ण है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। रक्त इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम मनुष्य को किसी और का रक्त नहीं लगा सकते। मनुष्य का ब्लड ही मनुष्य को लगाया जा सकता, किसी जानवर का, पशु पक्षी का नहीं लगा सकते। जी। दूसरा, आर्टिफिशियल ब्लड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अभी तक वैज्ञानिक रक्त नहीं बना पाए हैं। जी। तो इसलिए जब किसी को रक्त की ज़रूरत है या उसके घटक की ज़रूरत है, कंपोनेंट जिसको कहते हैं, तो किसी न किसी व्यक्ति को उसकी जान बचाने के लिए रक्तदान करना पड़ेगा। जी सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सबके मन में आता है कि रक्तदान से संबंधित बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं। हमें लोग डरते हैं, झिझकते हैं रक्तदान को लेकर। तो इस बारे में उनकी संशय का निवारण कीजिए कि रक्तदान बिल्कुल सुरक्षित है और किस तरह से हमें रक्तदान करना ही चाहिए, वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी। सबसे पहली बात है कि ये एक सभ्यता के विकास के साथ हुआ है और वैज्ञानिकों ने इसको लाया है। हमारे धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं है एक्चुअली। जी। जैसे कुछ करने से पुण्य मिलता है, ऐसा हम कहते हैं। तो इसके बारे में उल्लेख नहीं होने से अब ये वैज्ञानिक लोगों ने बनाया है इसको। ये रक्तदान से सबसे बड़ा ये होता है कि एक कल्चर में नहीं है। जी। जब एक लोगों की आदत पड़ जाएगी ब्लड देने की, जैसे एक रक्तदाता आया, उसके साथ उसका बच्चा भी आ गया, जब वो उसको देखता है, ऑब्जर्व करता है। जैसे मैं बताऊं, कुछ फैमिलियां ऐसी है शहर के अंदर में जो अपना जन्मदिन जब मनाती हैं, जैसे किसी का 65वां जन्मदिन आया है, जी, जी। तो वो सबको लेके, वो ओल्ड एज के व्यक्ति सबको लेके ब्लड बैंक आते हैं जी। और उसमें छोटे बच्चे भी आते हैं। वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ब्लड डोनेशन करते हैं और रात को उन लोग फिर अपना डिनर वगैरह का प्रोग्राम करते हैं। तो ये कल्चर जिनकी फैमिली में है या जिन लोग दे रहे हैं शुरू से रक्तदान, वो देते हैं। दूसरा, यूथ जो है वो रक्तदान बहुत कर रहा है। अभी पहले की तुलना में अगर अपन देखें तो पिछले 10 साल में 10 गुना रक्तदान बढ़ा है, पर यह शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा बढ़ा है। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में उतना रक्तदान का जोश नहीं आया है। और शहर में तो बहुत रक्तदान हो रहा है। रायपुर शहर में तो इतना ज़्यादा रक्तदान हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में बाहर के भी पेशेंट आ रहे हैं। जैसे एम्स हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है और बड़े नर्सिंग होम में उनको 10 यूनिट की ब्लड की ज़रूरत होती है, तो उनके साथ तो एक ही सदस्य आता है जी। लेकिन सबको ब्लड मिल जा रहा है। ऐसा मिल नहीं रहा है, ऐसा मैं बहुत कम सुनता हूँ। हमारे यहाँ भी 2 लाख डोनर की लिस्ट है जो 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं, देते हैं रक्तदान। लेकिन ब्लड तुरंत नहीं दिया जा सकता है। ब्लड को टेस्ट करने के लिए हमको दिन भर का टाइम लगता है। उसमें हम HIV-1, HIV-2, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, VDRL, मलेरिया, ग्रुपिंग, क्रॉस मैचिंग, इसके अलावा हाइट, वेट, पल्स, BP, और वो कितने दिन बाद रक्तदान कर रहे हैं वो भी देखना पड़ता है। जैसे महिला है तो 4 महीने के पहले रक्तदान नहीं कर सकती, साल में वो 3 बार दे सकती है। पुरुष वर्ग है वो साल में 4 बार दे सकता है, 3-3 महीने में। लेकिन कुछ रक्तदान ऐसे हैं जैसे प्लेटलेट है,
एफेरेसिस है उसका, उसमें हर 15 दिन में आप रक्तदान कर सकते हैं। साल में 24 बार रक्तदान होता है, और ऐसा ब्लड डेंगू और कैंसर में काम आता है। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी सर। एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, फिर मैं लेती हूँ अगला प्रश्न। तो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार सर, मेरा नाम है नंद सू मिश्रा, मैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से फोन कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो रक्तदान एक जीवन दान है, तो ऐसी दशा में हम लोग जो रक्तदान देते हैं तो हमको किसी प्रकार की कमजोरी या कोई समस्या से तो नहीं ग्रसित हो सकते। और दूसरी चीज, ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ होती है जिसमें हम रक्तदान नहीं कर सकते, और रक्तदान करने वाले व्यक्ति का कितना पेट होना चाहिए, इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, साल में कितनी बार वो रक्तदान दे सकता है? जी तो जी नंद कुमार जी, सबसे पहली बात है कि हर व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकता है, लेकिन कौन कर सकता है वो समझना जरूरी है कि आप 18 से 60 साल तक पहली बार रक्तदान कर सकते हैं। अगर आपने 60 साल के पहले रक्तदान किया है तो 5 साल और कर सकते हैं, 65 साल तक कर सकते हैं। दूसरा, जब ब्लड बैंक में आते हैं तो उसकी उम्र 18 साल तो होनी चाहिए, लेकिन वजन भी 45 किलो होना चाहिए। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसमें आपका हीमोग्लोबिन हम देखते हैं, उसके अलावा हाइट, वेट, पल्स, बीपी, टेम्परेचर। जैसे बुखार है तो आप रक्तदान करना चाहेंगे तो नहीं लिया जा सकता है जी। है ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं। कुछ ब्लड डोनेशन के पहले टेस्ट होते हैं और कुछ रक्तदान के पहले होते हैं। रक्तदान के पहले एक काउंसलिंग होती है जिसमें 104 सवाल पूछते हैं। कोरोना के बाद से एक सवाल बहुत अक्सर आप पूछ रहे हैं हम लोग कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में रहा है और अचानक भारत में चला आया और वो चाहता है कि मैं आज रक्तदान कर दूं, तो नहीं कर सकता। 3 साल तक जब तक वो भारत देश में नहीं रहेगा, लगातार पता नहीं कौन सा वायरस वो लेके आ गया है, पूरे शहर में फैल जाए, बीमारी फैल जाए, इसलिए उसको रोका जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया हैं, मैंने कहा ना 104 सवाल जवाब आपसे किए जाएंगे, उसको बोलते हैं हम लोग काउंसलिंग। तो काउंसलिंग के बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन, जो मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको बताया हूँ, हाइट, वेट, पल्स, बीपी, हीमोग्लोबिन, 4 मुख्य चीज़ें होती हैं उसमें। पहला होता है कि आपकी उम्र जो 18 के ऊपर होनी चाहिए, दूसरा हीमोग्लोबिन 12.5 होना चाहिए, तीसरा आपको जो है वजन 45 किलो के ऊपर होना चाहिए, चौथा स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए। बीमार व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकता क्योंकि ब्लड के थ्रू बैक्टीरिया, फंगस सारा लग सकता है। और बहुत सारी बीमारियां ऐसे हैं जिसमें होने के बाद, बहुत सारे टीके भी ऐसे हैं जिसको लगाने के बाद हम रक्तदान नहीं कर सकते हैं, और कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हम कभी रक्तदान नहीं कर सकते हैं। जैसे कैंसर का किसी ने ट्रीटमेंट लिया हुआ है, मेजर हार्ट सर्जरी हुई है, तो वो रक्तदान तो कर ही नहीं सकते हैं। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी सर आपने दी। मतलब इतने विस्तृत तरीके से आपने एक एक बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझाया और बहुत अच्छे से समझ आया होगा दर्शकों को ऑब्वियसली। सर मेरा अगला प्रश्न आपके लिए ये है कि सर जैसे आप लोग ब्लड जैसे डोनेट करता है कोई डोनर, उसके बाद उसको रखने के लिए कोई टेम्परेचर रहता होगा, कोई रख रखाव का कोई एक प्रोसीजर होता होगा, तो वो हमारे दर्शकों को बताइए कैसे वो ब्लड मेंटेन होता है कि वो हम दूसरे डोनर तक फिर आगे ले जाया जाता होगा। देखिए, रक्त बोल देने से रक्त पूरा नहीं होता है जी। रक्त में 5 चीजें होती हैं। लाल कण जो ऑक्सीजन लेके जाता है, सफेद कण जो बीमारियों से लड़ता है, तीसरा प्लेटलेट होता है जो शरीर में जब खून बहता है तो उसको रोकने के काम आता है, चौथा क्लॉटिंग फैक्टर होता है जिसको कोगुलेशन फैक्टर भी बोलते हैं, वो होता है, और एक चीज होती है प्लाज्मा। तो हमारे शरीर में 55% जो ब्लड का है वो लिक्विड पार्ट है जो प्लाज्मा है, और 45% सॉलिड है जो मैंने बाकी कण बताए हैं, 3 कण। तो ये सब होता है, और सबका टेम्परेचर अलग है जैसे, और सबका रख रखाव भी अलग है। ब्लड जो रहता है, जो आरबीसी रेड ब्लड सेल, उसको हम 4 to 6 डिग्री में 42 दिन तक रख सकते हैं जी। फिर दूसरा आता है सफ़ेद कण, उसको सिर्फ 6 घंटे तक रखा जा सकता है, वो भी 20 से 24 डिग्री का टेम्परेचर होना चाहिए सेंटीग्रेड का जी। और प्लाज्मा जो रहता है -18 से 80 में 1 वर्ष तक रख सकते हैं। क्रायोप्रेसिपिटेट जिसको हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर करते हैं, उसको भी -18 से 80 डिग्री में 1 वर्ष तक रख सकते हैं जी। जैसे आपने किसी को ब्लड दिया तो वो वेस्ट कभी नहीं होगा, किसी न किसी की जान बचाएगा, क्योंकि उसका इतना लंबे समय तक रख रखाव होने लगा है।
पहले क्या था कि जब ब्लड रखते थे तो 21 दिन से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता था जी। फिर एसिडी सोल्यूशन के बाद सीपीडी सोल्यूशन आया जिसमें 30 दिन रखते हैं, फिर सीपीडी आया, फिर 35 दिन, अब एटसॉल आ गया, 42 दिन तक अपन ब्लड रख सकते हैं। वेस्टर्न कंट्री में जहाँ बहुत ज़्यादा एडवांस है वहाँ पर 10 साल तक भी आरबीसी को फ्रोजन स्टेट में रखा जाता है, मतलब बर्फ एंटी फ्रीज सोल्यूशन होता है जो माइनस में भी लिक्विड रहता है उसमें रखा जाता है जी। पर 10 साल तक रखते हैं। वो सिर्फ 72 घंटे आपकी जान बचा सकता है और वो रेयर ग्रुप के लिए यूएस वगैरह में रखा जाता है। हमारे देश में इतनी आबादी, हमको ऐसी ज़रूरत पड़ती नहीं है, डोनर्स आ जाते हैं, मिल जाता है जी। सर बहुत अच्छी जानकारी। आमतौर पे तो हम इस प्रोग्राम के माध्यम से हमेशा बीमारियों की बात करते हैं, लेकिन ब्लड भी इतना बड़ा टॉपिक है और इतना उसके लिए भी रिसर्च और इतनी सावधानियां रखी जाती है, ये तो मतलब बहुत ही अच्छा विषय है ऑब्वियसली। सर मेरा अगला प्रश्न आपके लिए ये रहेगा कि हम थैलेसीमिया और सिकल सेल की बात करते हैं जो एक ऐसी बीमारियाँ हैं जिसमें बिल्कुल बहुत ही कम समय में जो पेशेंट्स हैं उन्हें ब्लड चढ़ाना पड़ता है और कई बार हम देखते हैं कि उनकी ब्लड की आपूर्ति पूरी भी नहीं हो पाती, रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ डोनर बहुत ज़्यादा है और 2 लाख यूनिट के आसपास आपके पास ब्लड एनी टाइम रहता है, मतलब एम्पल अमाउंट में ब्लड है, तो क्या हम वो थैलेसीमिया और सिकलिंग सेल वालों को भी कवर कर सिकल सेल वालों को कवर कर पा रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट को? तो उस बारे में बताइए। देखिए सिकल सेल और थैलेसीमिया में ना ब्लड नहीं मिलता ऐसा नहीं है, उनको फ्रेश ब्लड चाहिए रहता है। जो हम 42 दिन पुराना उनको ब्लड देना चाहेंगे तो नहीं दे सकते हैं। अच्छा। तो उसमें क्या है, थोड़ा सा हमको वक्त लगता है, मिलता नहीं ऐसा नहीं है। अभी देखिए कि पहले थैलेसीमिया के जो बच्चे थे वो 5 साल 6 साल में ख़त्म हो जाया करते थे, मेजर थैलेसीमिया मेजर। अभी 3 बच्चियां एमबीबीएस डॉक्टर बन गए, उसमें से एक बच्ची ने पीडियाट्रिक्स का ब्रांच लिया हुआ है। तो ये कमाल हो गया है मेडिसिन के कारण, रख रखाव के कारण, सावधानी के कारण। बहुत उन्नत टेस्ट आने लग गए हैं, बीमारियों को चेकिंग बहुत अच्छे से, एलाइजा टेस्ट आ गया है, केमी आ गया है, न्यूक्लिक एसिड आ गया है। तो ये टेस्ट है, बीमारी अभी लगभग नहीं लग रही है पेशेंट को, बड़ी बीमारियां जो होती है। और दूसरा सिकलिंग में आजकल ब्लड नहीं लग रहा है, उसमें इतना अच्छा रख रखाव सरकार कर रही है, इतना अच्छा मतलब सहूलियतें दे रही है कि उसमें फॉलिक एसिड की टैबलेट वगैरह खाना पड़ता है। जैसे अगर हम देखें तो साल भर में सिकलिंग वालों को ब्लड नहीं लगता है, लेकिन थैलेसीमिया वालों के साथ में दिक्कत यह है कि अगर उनकी उम्र 12 साल से ऊपर हो गई है तो महीने में 4 बार उनको आज भी ब्लड लगता है। अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट वो करवा लेते हैं तो हमेशा के लिए वो ठीक हो जाते हैं। अब बोन मैरो में भी अभी सक्सेस रेट काफ़ी बढ़ गया है, उसमें हैप्लो का भी डोनर होने लग गया, मतलब आधा मैच करने के बाद भी ये बचा ले रहे। हमने जब ब्लड 92 में ब्लड बैंक चालू किया था तब 10% से ज़्यादा बोन मैरो सक्सेस नहीं था, अभी तो 90% के आसपास, 70% के आसपास कहीं कहीं पर आ जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अभी मेडिकल साइंस के। जी, मतलब हम बहुत आगे आ चुके हैं। हाँ, बहुत आगे। बहुत अच्छी चर्चा चल रही है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चल रहा है दर्शकों, लेकिन आपसे हम मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। सुनते हैं ये संदेश। जी। लोक सेवा प्रसारक दूरदर्शन ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कदम रखते हुए वेब्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया ओटीटी दर्शकों को संपूर्ण इंफोटेनमेंट का सिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए। तो आज ही QR कोड स्कैन करके डाउनलोड करें वेब्स ऐप। दर्शकों देखा आपने संदेश, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है कि वेव्स ओटीटी के माध्यम से हम ना केवल देश में अपितु विदेशों में भी आपको देख सकते हैं। तो आपको करना है अपने मोबाइल पे वेव्स ऐप डाउनलोड, जिसमें ना केवल आप दूरदर्शन के सारे चैनल्स देख सकते हैं अपितु और भी कई प्रोग्राम्स हैं, मूवीज़ है, आप वेव्स ऐप के माध्यम से, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है लाइफ टाइम। तो आप उसे आज ही डाउनलोड कीजिए, वेव्स ऐप के माध्यम, वेव्स ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर के माध्यम से या एप्पल स्टोर के माध्यम से। तो आज ही आप डाउनलोड कीजिए और फ्री में शानदार कंटेंट आप देख सकते हैं। जी दर्शकों, चर्चा चल रही थी रक्तदान जीवन दान में, तो इसी कड़ी में मेरा अगला प्रश्न सर आपके लिए ये होगा कि हम देखते हैं कि एनीमिक हो जाते हैं कई लोग, और आपने भी कहा कि जब तक ब्लड जो है वो 12 हीमोग्लोबिन से ऊपर ना हो, 12 तक ना हो, तब तक हम एलिजिबल नहीं होते ब्लड डोनेशन के लिए। तो जब हम एनीमिक हो जाते हैं तो वैसी कौन सी स्टेज है कि जब हमको ब्लड चढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि एनीमिक बहुत लोग होते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पर ब्लड चढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और उसके लिए क्या सावधानियां रखें? दोनों प्रश्न मैं साथ में लूंगी। जी, सबसे पहली बात है कि 7 ग्राम हीमोग्लोबिन अगर आ जाए
कम परसेंट में, तो ब्लड लगाने चाहते हैं डॉक्टर सभी, क्योंकि उसके नीचे हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह सकता है। दूसरा, रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, वॉल्यूम लॉस हो जाता है, हीमोग्लोबिन आपका उतना रहता है पर अचानक 3-4 बॉटल ब्लड निकल जाता है, तो हमको तुरंत लगाना पड़ता है ब्लड वॉल्यूम रिप्लेसमेंट करने के और ऑक्सीजन ले जाने के लिए, क्योंकि जो आरबीसी है वो ऑक्सीजन लेके जाता है। तो डिलीवरी के दौरान है, ऑपरेशन के दौरान है, इसमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा कई ऐसी कंडीशन है जैसे थैलेसीमिया है, सिकलिंग है, एनीमिया है, ब्लड कैंसर है, जैसे कीमोथेरेपी चलती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूँगा, तो जब हम मेडिसिन देते हैं तो वो शरीर में बहुत बड़ा फायदा करते हैं, लेकिन जब जैसे अपन पूछें कि किसी को व्यक्ति को अपने को ख़त्म करना है तो बॉम्ब डाल के ख़त्म करें तो आजू बाजू की भी ज़मीन हिल जाती है। तो वैसे शरीर में हम जब उतनी दवाइयाँ, भारी भारी दवाइयाँ डालते हैं कैंसर में, तो क्या होता है, प्लेटलेट वगैरह टूट जाते हैं, तो उस समय प्लेटलेट की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से बहुत सारी कंडीशन है जिसमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, और ये रिक्वायरमेंट जनरली नर्सिंग होम में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको ब्लड घर में लगाना उचित नहीं है, ना लगाने दिया जा सकता है, क्योंकि ब्लड के अपने यहाँ एक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होते हैं। 100 ब्लड आप लगाएंगे तो 10 ब्लड में रिएक्शन हो सकता है, और कुछ ऐसा भी रिएक्शन हो सकता है जिससे जानलेवा हो सकता है। तो उसके लिए डेकोड्रॉन है, एविल है, एड्रेलिन है, ये सब आपके पास होना चाहिए, इमरजेंसी मेडिसिन। इसलिए घर में नहीं लगाया जाता। और ब्लड लगाते समय एक एनाफिलेक्टिक शॉक भी आता है, जिसमें क्या होता है, विद इन ए सेकेंड पेशेंट का हार्ट रुक सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि जब आप ब्लड लेके जाएं तो उसका मैचिंग करवाना पड़ता है ना। पेशेंट का सैंपल ब्लड बैंक में लाना पड़ता है। कई लोगों को लगता है कि हम हमारा इमरजेंसी हमको ब्लड पहुंचा दो, हम ब्लड चढ़ा लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ब्लड ग्रुप 4 किस्म के मुख्य होते हैं, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, और इसके सभी के नेगेटिव भी होते हैं। इसके अलावा बॉम्बे ग्रुप भी है रायपुर के अंदर में, लेकिन रेयर ग्रुप में पैरा ए, पैरा बी, पैरा ए बी, ये दुनिया में बहुत कम पाया जाता है। मेरे जानकारी में, इतने दिन से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ 92 से, पैरा ए, पैरा बी, पैरा ए बी मैंने नहीं देखा है। बॉम्बे ग्रुप जरूर 8 या 10 डोनर ऐसे हैं रायपुर के अंदर में जो डोनेट करते हैं बॉम्बे ग्रुप में, और 8 और 10 पेशेंट ऐसे हैं जिनको बॉम्बे ग्रुप का ही ब्लड लगाया जाता है। जी, बहुत गहन और गहरी जानकारी दे रहे हैं सर। मेरा अगला प्रश्न आपके लिए होगा, आपने कहा कि प्लेटलेट्स और प्लाज्मा दो ही बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट होते हैं जो ब्लड में होते हैं। तो आप, जैसे हम आमतौर पे देखते हैं कोई बीमारी होती है, कुछ होती है, तो प्लेटलेट्स बहुत तेज़ी से गिरते हैं। तो ये प्लेटलेट्स गिरते हैं तो क्या इससे क्या ब्लड कम हो रहा है, या उसके कंपोनेंट, मतलब किस तरह से इसे आप एक आम लोगों को समझाना चाहेंगे? जी, जैसे डेंगू की बीमारी और मैंने बोला कैंसर थेरेपी, इसमें क्या होता है, जब मेडिसिन देते हैं तो प्लेटलेट काउंट जो 1.5 लाख से 4.5 लाख होना चाहिए, वो नीचे आ जाता है 50,000 के, 1 लाख के, और कभी कभी 10,000 के। तो 10,000 के नीचे अगर हमारा प्लेटलेट काउंट होगा तो हमारे शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है और शरीर में चकते चकते आने लग जाते हैं। उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। उसमें इमरजेंसी में प्लेटलेट लगाना पड़ता है। उसके अलावा उसको बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि ब्लीडिंग जो होगी वो सिर्फ शरीर के स्किन पे नहीं होती है, वो इंटरनल ब्लीडिंग आंत में होती है, किडनी में होती है, लीवर में होती है, ब्रेन में होती है। हमारे 5 वाइटल ऑर्गन है, जैसे समझिए लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। ये सब, यहाँ ब्लीडिंग अगर हो गई तो पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाता है। ओह जी, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं सर। अगला प्रश्न मेरा आपके लिए ये होगा कि हम देखते हैं आमतौर पे एक पेशेंट रेगुलर ब्लड डोनेट करता है, मतलब मैंने अपने जान पहचान में ही ऐसा देखा है कि किसी को आदत है कि डोनर एक रेगुलर ब्लड डोनेट कर रहा है, डोनर है, लेकिन हम देखते हैं सडनली उसको शुगर डिटेक्ट हो गई या कुछ बीपी जैसा कुछ हो गया, तो वो अचानक से इनएलिजिबल हो जाता है। तो क्या इसका ऐसा क्राइटेरिया है या भ्रांति है कि शुगर के पेशेंट या और कोई इशू जिनको है वो ब्लड नहीं दे सकते? शुगर के बारे में तो बहुत लोगों को भ्रांति है जी। डायबिटीज अगर कंट्रोल है और वो मेडिसिन पे है तो दे सकते हैं, लेकिन अगर वो इंसुलिन लगा रहे हैं तो नहीं दे सकते हैं। क्योंकि डायबिटीज बहुत कॉमन है। वैसे ही थायराइड के बारे में अक्सर सवाल जवाब पूछा जाता है ना। तो थायराइड में अगर कंट्रोल है और मेडिसिन के कारण कोई साइड इफेक्ट नहीं आ रहा है, दूसरा कोई टॉक्सिक सिम्टम नहीं आ रहे हैं, मतलब जो नुकसानदायक सिम्टम जैसे बोलते हैं थायराइड के, वो नहीं आ रहे हैं, तो उसमें भी हम ले लेते हैं। पहले क्या होता था कि
जैसे देखिए कि टीबी के बहुत पेशेंट आते हैं, तो टीबी में नहीं ले सकते, कैंसर में नहीं ले सकते, तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड नहीं लिया जा सकता है और लेना भी नहीं चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति का ही ब्लड लेना चाहिए। रेगुलर डोनर जो होते हैं, जो आप बात कर रहे थे, उसको हम लोग रेगुलर डोनर बोलते हैं। जी। ये क्या करते हैं, हर 3-3 महीने में ब्लड देते हैं। इनको एक बहुत आत्मीय खुशी मिलती है, है ना, और ये एक सुपर हीरो होते हैं, ऐसे साधारण इंसान नहीं होते हैं, अलग ही मिट्टी के बने होते हैं। इनका अपने मन के ऊपर, शरीर के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, आत्मा के ऊपर में इतना कंट्रोल रहता है और इतनी पवित्रताएं रहती इनमें, ऐसा बोलना चाहिए। आज आप देखें कि कोई नशे में पड़ा हुआ है ना, यूथ के साथ में ये मुश्किल है। इन लोग उस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ते हैं बहुत। इन लोग मतलब एक तरह से आप बोलते हैं ना, योगा करने से शरीर स्वस्थ रहता है, वैसे मैं बताता हूँ कि ब्लड डोनेट एक राजयोग है। क्योंकि जो व्यक्ति बुद्धि से मन और शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो ब्लड भी डोनेट नहीं कर सकता है ना। और कृष्ण ने अर्जुन को इतना अच्छे से महाभारत में यही बताया है कि हे अर्जुन, तू बुद्धि के द्वारा मन और शरीर को कंट्रोल कर, और जो कर रहा है वो मेरे को अर्पण कर, वो परोपकार के रूप में अर्पण कर, और स्थिर प्रज्ञ हो जा और समभाव से। मतलब एक डोनर को मैं बताऊंगा कि तुम्हारा दुश्मन है, इसको मैं ब्लड दे रहा हूँ, फिर भी वो डोनेट करता है उसके लिए। ये बहुत बड़ी कमाल की चीज हुआ करती है। मैंने लाइव एग्जांपल सिर्फ देखा है, आप बोल रहे हैं तो मुझे वो चेहरा याद आ रहा है बार बार, कि जिनको आदत इतनी है और अचानक वो शुगर डोनेट होने के बाद में मतलब उनको ऐसा लगा कि क्या छीन लिया गया है उनसे, कि वो नहीं डोनेट कर पा रहे हैं। तो अभी बिल्कुल आत्मीय बात बोल रहे हैं कि वो जो ब्लड डोनर होता है वो बिल्कुल समर्पित होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। लेकिन आप मैं अपनी भी बात करूं या मैं आम लोगों की भी बात करूं, एक भ्रांति सच में होती है कि जैसे ब्लड बार बार डोनेट करने से कमजोरी हो जाएगी क्या, हमको ब्लड कम पड़ जाएगा क्या, तो हम रोकते हैं हम रोकते हैं ऑनेस्टली। तो इस तरह की भ्रांतियों को, अगर मैं शिक्षित वर्ग की भी बात करूं तो ये भ्रांतियां हैं। और कई बार कहा जाता है कि कॉफ़ी पीने के बाद में ब्लड रिकवर हो जाता, मतलब इस तरह की जो भ्रांतियां हैं उस पर आप कुछ प्रकाश डालिए। जी देखिए, जैसे पुस्तक पढ़ने से दिमाग कम होता है कि ज़्यादा होता है, आप बताइए। ऑफ कोर्स ज़्यादा होता है जी। कसरत और व्यायाम करने से शरीर कमजोर होता है क्या? नहीं, बहुत अच्छा। तो वैसे ही ब्लड देने से कभी खून कम हो नहीं सकता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बोन मैरो स्टिमुलेट होता है, ब्रेन से एक संदेश जाता है बोन मैरो के ऊपर में, और वो नया और ताजा खून बनाता है। पुराना खून निकल जाता है, नया फ्रेश खून आता है। आप फ्रेश महसूस करेंगे बहुत। ब्लड देने के, जैसे अपन कसरत करने के बाद 10 मिनट आराम करना पड़ जाता है ना थोड़ा सा, वैसे ही ब्लड देने के बाद हमको 15 से 20 मिनट आराम करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद में जो मतलब मैं एक दिव्य अनुभूति होती है, मैं तो बोलता हूँ कि ब्लड डोनर्स को। और परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, अगर आप देखेंगे तो, है ना। रक्तदान को जीवन दान का टाइटल मिला है, बाकी दान को महादान बोलेंगे, लेकिन रक्तदान को जीवन दान बोलते हैं। और मैं ऐसा समझता हूँ कि मनुष्य को अगर ईश्वर ने बनाया है तो 2 कारण से बनाया है। एक तो परोपकार करने के लिए बनाया है, दूसरा खुश रहने के लिए, हंसने के लिए बनाया है। बाकी कोई भी जीव जंतु इतने बनाए भगवान ने, न वो हंस सकते हैं न परोपकार कर सकते। कुछ हैं, कुछ मछलियाँ वगैरह जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि वो मदद करती हैं, किसी बच्चे को किनारे ला के ढकेल देती हैं। पर ये मनुष्य के लिए जो अपन जो दूसरों के लिए करते हैं ना, उसके से जो खुशी मिलती है ना, वो उसका बयान नहीं कर सकते। वो महसूस करने वाली चीज़ है। जैसे एक सुकून मिलता है बोलते हैं ना, वैसे ही मिलता है डोनर्स को। और मैं उसके कुछ फ़ायदे भी बता देता हूँ। सबसे पहली बात है कि ब्लड डोनेशन का एक फ़ायदा होता है कि हार्ट अटैक आने का चांस 50% कम हो जाता है। डिप्रेशन से निकलने की मदद मिलती है। देखिए, कोई भी व्यक्ति सुसाइड कब करता है? जब उसका वो लगता है कि मेरा शरीर बेकार है, मैं इसको सुहा कर देता हूँ। और आप यहाँ पर आके अपने शरीर को सम्मान पाते हैं, डॉक्टर साहब से हाथ मिलाते हैं, स्टाफ आपको सम्मान करता है ना। तो दूसरा, डिप्रेशन से निकलने में मदद मिलती है। जो और सर आमतौर पे हमने देखा है कि जो लोग इस तरह से ब्लड डोनेट करते हैं उनको ना सेल्फ रिकॉग्निशन जैसा भी फील होता है। ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जी। ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है और आप इतने अच्छे से सब जानकारियां दे रहे हैं, तो मन तो हो ही नहीं रहा कि इस चर्चा को कहीं भी रोका जाए, लेकिन घड़ी ने इशारा कर दिया है। तो आप हमारे कार्यक्रम में, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच जी। दर्शकों, जैसा कि मैं अपनी भी बात करूं, रक्तदान जीवन दान, जब इस विषय को हम ले रहे थे तो मुझे भी एक नॉर्मल रक्तदान जैसा हम और आप सोचते हैं वैसा ही लग रहा था। लेकिन जब इसके बारे में इतनी गहन और गहरी जानकारी दी हमारे डॉक्टर साहब ने, तब हमें पता लगा कि वास्तव में रक्तदान कितना बड़ा विषय है और इसे बहुत ही अच्छे से समझाया हमारे डॉक्टर ने आज। तो उम्मीद करते हैं कि आज की जानकारियाँ आपको बेहद पसंद आई होगी। और जैसा कि सर ने कहा कि आपको बिल्कुल दृढ़ होकर रक्तदान बिल्कुल करना चाहिए। और इस चर्चा के बाद जैसा
मेरे भी मन में भ्रांति थी कि रक्तदान को लेके, तो मुझे भी अब ऐसा मोटिवेशन मिल रहा है कि मुझे भी रक्तदान करना चाहिए, वो अनुभूति मैं भी महसूस करना चाहती हूँ। तो आप भी ऐसी अनुभूति और भी महसूस कीजिए, और डॉक्टर साहब ने जो जो कहा बिल्कुल उनकी बात मानिए। आने वाले अंकों में ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों को आपके बीच लेकर उपस्थित होंगे। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।